हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? ऑल गुड। चलो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग का अपना इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हम कंटिन्यू चल रहा था। आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे और आज उसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है। सो लास्ट क्लास में देखते हैं, फटाफट से ब्रशअप करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। एक तो हमने लास्ट क्लास में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखे थे। ठीक है जी, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखे थे। दो तरह के यूज़र्स आते हैं, एक हमारे पास इंटरनल यूज़र्स आते हैं और एक हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र्स आते हैं। क्लियर है? ठीक है जी, एक इंटरनल यूज़र्स और एक एक्सटर्नल यूज़र्स आते हैं। ठीक है जी, इंटरनल यूज़र में मैंने क्या क्या बताया था। ऑनर्स आते हैं, मैनेजमेंट आती है, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? गवर्नमेंट आती है, आपके आपके क्रेडिटर्स आते हैं। ठीक है, और कौन कौन आता है बताओ? गवर्नमेंट आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, पब्लिक आती है। ठीक है, ये सब आपकी क्या आते हैं? और इन्वेस्टर्स आते हैं जिन्होंने पैसा लगाना। ये सब हमारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स एक्सेट्रा। हमने 3-4 और भी करे थे। ठीक है जी। सो इतना ओवरव्यू के लिए बहुत है कि हमारे पास एक्सटर्नल यूजर में क्या क्या आते हैं कि जी पब्लिक आती है, कंज्यूमर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है। ठीक है जी, बैंक्स आते हैं। सो ये सब हमारे कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है जी। तो उसके उसके बाद हमने किया था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या क्या देखा था, फटाफट से एक बार गो थ्रू करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने किया था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने किया था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। एक पॉइंट हमारा ये था कि बिजनेस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग की मदद से मिलती है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट था एक पॉइंट, ये तो काफ़ी पुराना पॉइंट है। एक था पॉइंट मेरे दोस्त, रिप्लेसिस मेमोरी। अगर हम सब कुछ रिकॉर्ड करके रखेंगे तो वो सब का सब रिकॉर्ड्स में मेंटेन हो जाएगा, हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक है हमारा फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर कर सकते हैं एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट के साथ। ठीक है जी, ये भी आपने पढ़ा होगा, हमने सब बहुत अच्छे से किया था। एक था हमारे पास फैसिलिटेट्स लोन्स। लोन्स हमें कोई कैसे देगा? हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस देख के, अकाउंटिंग की मदद से वो देख लेगा क्या कंपनी के प्रॉफिट हैं, क्या लॉसेज हैं, क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या कंपनी रीपे कर सकती है नहीं कर सकती लोन्स, ये सब देख के। एक हमने किया था फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। ठीक है जी, टैक्स लायबिलिटीज़ हमें सेटलमेंट करनी है, तो अगर हमने अकाउंटिंग में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं उसकी वजह से मैं इनकम टैक्स भी सही पे कर सकता हूँ, एकदम करेक्ट। एक्साइज ड्यूटी भी सही पे कर सकता हूँ, वैट भी सही पे कर सकता हूँ। अगर मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है तो उससे ड्यूटी फटाफट निकल जाएगी, जो भी मेरा टैक्स होगा प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा, कैलकुलेट कर लूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड्स प्रॉपरली तरीके से मेंटेन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टैक्स निकालने में। सो प्रॉपर तरीके से टैक्स निकाल के मैं ईजिली पे कर सकता हूँ। ठीक है जी, जी सर। एक हमने देखा था फैसिलिटेट टैक्स लायबिलिटीज़ के बाद 6 नंबर के बाद 7 नंबर है, 7th एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में एविडेंस का काम करता है। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बेचना है तो परचेज प्राइस निकालने में मदद करेगा आपकी। और लास्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी,
तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखे थे। आपको 9 के 9 पॉइंट्स याद नहीं करने, आपको खाली 5 पॉइंट्स याद करने हैं, बहुत है आपके लिए। 9 तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप कोई भी 5 इसमें से याद कर सकते हो जो आपको अच्छे लगे। वैसे तो सारे ईजी हैं, बट जो आपको अच्छे लगे आप उसमें से एनी 5 आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं क्या है लिमिटेशंस अकाउंटिंग की। क्या क्या लिमिटेशंस, एडवांटेजेस देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे, तो अब हमें लिमिटेशन भी तो देखनी चाहिए ना। तो हमारी अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हमें वो भी देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। फर्स्ट लिमिटेशन में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है अकाउंटिंग डज नॉट indicate the realizable value। इसमें क्या आ गया दोस्तों, जैसे अगर मैंने कोई मशीन खरीदी, मशीन क्या है मेरे लिए, मशीन क्या है मेरे लिए, एसेट है। ठीक है, अगर मैंने कोई मशीन खरीदी विच इज़ द एसेट फॉर मी, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज़ की मैंने मशीन खरीदी। आफ्टर फ्यू टाइम क्या होगा जी, ये जो मशीन है ना, इसकी वैल्यू बढ़ के क्या होगी आपकी 12 लाख होगी। मशीन की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ के 12 लाख हो गई। तो क्या मैं इसको, मैंने जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया था, मैंने रिकॉर्ड कर दिया था बुक्स में, मैंने रिकॉर्ड कर दिया था अपनी बुक्स में 10 लाख का, तो क्या अब जो 12 लाख वैल्यू होगी, क्या मैं इसको इस पर रिकॉर्ड करूँगा? देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें करना चाहिए 12 लाख पे, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई। लेकिन मैं इसको 12 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं इसको 10 लाख पर ही दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी क्या है, कॉस्ट है। ये मेरी क्या है, कॉस्ट है। जितना में मैंने खरीदा वो क्या है, मेरी कॉस्ट होती है। तो मैं, अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है, अकाउंटिंग की ये क्या लिमिटेशन है कि आप अपने एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं दिखा सकते। मतलब रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर आज मैं बेचूँ अपने एसेट को तो मेरे को कितना पैसा मिल जाएगा, दैट इज़ योर रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आज अपने एसेट को बेचूं तो मेरे को कितना पैसा मिल जाएगा, दैट इज़ माय रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, सो अकाउंटिंग जो है रियलाइजेबल वैल्यू को कंसीडर नहीं करती। अकाउंटिंग जो है कॉस्ट को कंसीडर करती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को, कि भैया जितने में हमने एसेट खरीदा उतने में रिकॉर्ड करो, दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं करना। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 10 से 12, अगर इसकी वैल्यू 8 लाख भी हो जाती, अगर इसकी वैल्यू 8 लाख भी हो जाती तो भी मैं इसको कंसीडर नहीं करता, मैं इसको 10 लाख पे दिखाता और मैं इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करता रहता, गिसावट माइनस करता रहता। वो आगे वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसको इतना समझ लो कि हम इसको कॉस्ट पे दिखाएंगे, जितने में खरीदा उतने पे दिखाएंगे, दैट्स इट। ये हमारे लिए लिमिटेशन है। ठीक है ना, कि इसको हम रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं दिखा सकते। रियलाइजेबल वैल्यू बोले तो कि अगर आज मैं अपने एसेट बेचूं तो मेरे को कितने पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं आज अपना एसेट बेचूं तो मेरे को कितने पैसे मिल जाएंगे जी, मैंने कहा जी मेरे को 12 लाख मिल जाएंगे या मेरे को 8 लाख मिल जाएंगे, तो मैं इस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता मेरे दोस्त। जितने में मैंने खरीदा मैं उस पर रिकॉर्ड करूंगा, इसमें से मैं लेस करूंगा क्या चीज़, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, घिसावट। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है। ठीक है ना, तो इसको मैं किस पे दिखाऊंगा, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, दैट इज WDV पे मैं इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। इसको मैं रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अभी अब इतना समझो कि इसको रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, ये हमारी लिमिटेशन है। इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, उस कॉस्ट में से लेकिन हम घिसावट जो बोलेगी डेप्रिसिएशन में घटा सकता हूँ, उस कॉस्ट में से मैं डेप्रिसिएशन घटा के जो है डिडक्ट करके उसको WDV पे दिखाऊंगा। ठीक है, सो रियलाइजेबल वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग। सेकंड क्या, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। बोले तो अकाउंटिंग जो है आपके क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। मतलब अकाउंटिंग जो है आपकी पैसों से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है बस उसी को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और जो क्वांटिटी जो होंगी जैसे क्वालिटी कंट्रोल होगा, इन सबको क्या करता है, वो इग्नोर करता है। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग इग्नोर्स दी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ, जैसे कि
क्वालिटी ऑफ स्टाफ या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स। सो अकाउंटिंग इग्नोर करता है इन सारे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को, क्योंकि अकाउंटिंग खाली किसको रिकॉर्ड करता है, जो मनी की टर्म्स में होता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग को तो खाली मनी की टर्म्स से मतलब है, एल्स उसके अलावा जो भी होगा मनी के अलावा तो उसको क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग जो कह रहा है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, क्योंकि वो खाली किसको कंसीडर करता है, जो मनी की टर्म्स में आता है खाली उसको ही कंसीडर करता है, ठीक है जी। तो वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। थर्ड क्या कह रहा दोस्त, इसको ना रुक जाओ थोड़ा ना, मैंने आपको थोड़ा इसको चेंज करते हैं, इसकी हेडिंग कुछ और थी, रुक जाओ। इसमें था अकाउंटिंग इग्नोर्स दी, मुझे लग तो रहा था कोई डाउट है बट वही निकला, प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन पे ये वाला बन जाएगा कि भी अकाउंटिंग जो है इग्नोर करता है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इग्नोर दी इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अगर प्राइस के लेवल में कोई भी चेंजेस आए तो अकाउंटिंग उसको इग्नोर कर देगा। अकाउंटिंग किसको कंसीडर करेगा, आपकी केवल हिस्टोरिकल कॉस्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। मनी चेंजेस इन वैल्यू एज अ मेजरमेंट यूनिट, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। हमें पता है कि मनी स्टेबल नहीं होती भाई, कोई भी चीज़ की वैल्यू जो घटती बढ़ती रहती है। अगर मैंने आज कोई चीज़ खरीदी है तो ज़रूरी नहीं है उसकी वैल्यू सालों तक वही रहेगी, उसकी वैल्यू गिर भी सकती है या बढ़ भी सकती है। तो अगर उसकी वैल्यू गिरती है तो 8 लाख, बढ़ती है तो 12 लाख, बट मेरे को इसको कंसीडर नहीं करना। मेरे को खाली हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस पे मैंने खरीदा मेरे को उसी को कंसीडर करना है, मतलब मेरे को खाली 10 लाख को ही कंसीडर करना है। तो वो यही बोलता है, ठीक है। कह रहा अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल नॉट शो ट्रू फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बना के चलते हैं, हमें प्राइस लेवल चेंजेस का जो इफेक्ट होता है उसको इग्नोर करना होता है, ठीक है जी। ठीक है, वो गलती से मैंने गलत लिख दिया था। कह रहा है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है दोस्तों? विंडो ड्रेसिंग होता है आपको जानबूझ के ऐसा दिखाया है कि वो बहुत अच्छा है बट अंदर से वो बहुत गलत है। आपने सुना होगा, पता नहीं आपने सुना, एक सत्यम कंपनी थी जिसने फ्रॉड किया था। उसने क्या किया था, अपने कंपनी के प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा दिखा दिया, बहुत हाई लेवल पे दिखा दिया उसने। एक्चुअली में इस कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत कम थे, बट उसने क्या किया, विंडो ड्रेसिंग करी। विंडो ड्रेसिंग मतलब आपकी एक्चुअली में वो चीज़ है नहीं, लेकिन आपने ऐसा दिखाया कि मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ गई। विंडो ड्रेसिंग बोले तो आपकी एक्चुअली में वो पोजीशन नहीं है, वो इमेज नहीं है, बट आपने मार्केट में ऐसे दिखाया कि वो आपकी इमेज बढ़ी। जैसे उस कंपनी के प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं थे, बट उस कंपनी ने विंडो ड्रेसिंग करके प्रॉफिट बढ़ा दिए बुक्स में। उसने बोला कि हमारी कंपनी के 100 करोड़ के प्रॉफिट है, जबकि प्रॉफिट थे केवल कितने 5 करोड़ के। तो कंपनी ने विंडो ड्रेसिंग करी। इसका मतलब कंपनी ने झूठा दिखाया, और कंपनी ने इस तरीके से दिखाया कि अब कंपनी को क्या होगा, फायदा मिले विंडो ड्रेसिंग से। ठीक है ना, कोई भी बंदा विंडो ड्रेसिंग इसलिए करता है, गलत काम इसलिए करता है ताकि उसको उससे फायदा मिले। तो कंपनी के जो एक्चुअल प्रॉफिट थे वो थे केवल 5 करोड़, एग्जाम्पल है, लेकिन कंपनी ने दिखाया कितना, 100 करोड़। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपनी ने क्या की, विंडो ड्रेसिंग करी। इसको क्या बोलेंगे, कंपनी ने क्या करी, विंडो ड्रेसिंग करी है, कि अपने प्रॉफिट्स को कंपनी ने झूठे प्रॉफिट दिखा दिए। कंपनी ने अपने झूठे प्रॉफिट दिखा दिए कि 5 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी ने 100 करोड़ दिखा दिया। तो कंपनी ने झूठे प्रॉफिट दिखाए, इसको ही बोलेंगे विंडो ड्रेसिंग करी। सो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। आप विंडो ड्रेसिंग इजीली कर सकते हो, मतलब इससे धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, इससे धोखाधड़ी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है।
और एक बार देख लेते हैं। कह रहा द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ वे एज टू शो बेटर पोजीशन देन व्हाट इज एक्चुअली इज। तो कह रहा है विंडो ड्रेसिंग का मतलब ही क्या है कि अकाउंट्स को प्रेजेंट करना इस तरीके से कि जो उसके वाइटल फैक्ट्स है, मतलब जो मेन चीज़ें हैं उसको छुपाया जाए और उसको प्रेजेंट किया जाए इस तरीके से कि लोग उसको देख के आकर्षित हो और उसके रिजल्ट्स को ऐसा दिखाया जाए कि जो उसके एक्चुअली में नहीं है, बट हमने दिखा दिया कि एक्चुअली में वैसे ही है जो कि एक्चुअली में नहीं है। हमने दिखाए लेकिन कि ऐसे है। जैसे मैंने बोला जी मेरी कंपनी का प्रॉफिट था केवल 5 करोड़, तो अकाउंटिंग में मैंने ऐसे चेंजेस करे, इससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट मैंने क्या दिखा दिया अपना 100 करोड़ दिखा दिया, तो एक्चुअली में मेरा प्रॉफिट क्या 5 करोड़, बट मैंने शो क्या किया मेरा प्रॉफिट कितना है 100 करोड़। तो ये क्या हो गया मेरा विंडो ड्रेसिंग होगी। इसको क्या बोलूँगा मैं, विंडो ड्रेसिंग करी मैंने अपने अकाउंट्स में, जिससे कि क्या हो गया, जिससे कि मेरी कंपनी के प्रॉफिट बढ़े, अब मेरे को फ्यूचर में फ़ायदा मिल जाएगा इससे, ठीक है ना। मेरे शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे, मेरे शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा अपने सारे के सारे शेयर बेच दूंगा, ठीक है ना। मालिक के पास जितने भी शेयर होंगे वो सारे के सारे शेयर बेच देगा तो इससे क्या हो जाएगा, उसको फ़ायदा मिल जाएगा ज़्यादा। तो इसको क्या विंडो ड्रेसिंग बोलता हूँ, भाग जाएगा फिर वो लेके, ठीक है ना। यही हुआ था सत्यम कंपनी के केस में, शेयर के प्राइसेस बढ़ गए, जैसे ही शेयर के प्राइस बढ़े उसने बंदे ने क्या किया अपने सारे के सारे शेयर्स सेल कर दिए, सोल्ड आउट कर दिए, बेच दिए, और वो सारा का सारा पैसा खा गया। अब तो बाद में हमें जब ऑडिट हुआ ढंग से चेकिंग हुई तो पता चला जी कंपनी के प्रॉफिट तो इतने थे लेकिन कंपनी ने घपला करके ज़्यादा दिखाया हुआ था, कंपनी ने विंडो ड्रेसिंग करी हुई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हो सकती है अकाउंटिंग में, सो इट इज़ ऑल्सो लिमिटेशन, बट है गलत लेकिन हो सकती है। तो क्या है, ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, इसको एक लिमिटेशन लेके हम चलते हैं। तो कह रहा है इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द result of the operation and balance sheet fails to provide a true and fair view of the financial position of the business। कह रहा है इस केस में क्या होता है, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट बोले तो P&L अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट बोले तो जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L है, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L है, ये जो होगा फेल्स टू प्रोवाइड अ true and fair, fails to provide a true and fair view of the result of the operation and balance sheet, जो मेरी बैलेंस शीट होगी, जो मेरी बैलेंस शीट होगी fails to provide a true and fair view of the financial position of the enterprise, ठीक है ना। अगर मैं विंडो ड्रेसिंग करता हूँ, अगर मैं गलत चीज़ें दिखाता हूँ, तो जो इनकम स्टेटमेंट है, मतलब जो मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, मतलब मेरे क्या एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट मेरे 5 करोड़ थे लेकिन मैंने दिखाया 100 करोड़, तो ये फेल कर गया ना, फेल कर गया। क्या चीज़ में फेल कर गया, एक्चुअल रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन दिखाने में फेल कर गया। सही बात है सर, एक्चुअल था 5 दिखाया 100, तो गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है जी। और अगर ये चीज़ गलत थी तो बैलेंस शीट में भी गलत इफेक्ट जाएगा, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट हमने कमाता है P&L से वो जाता है डायरेक्टली बैलेंस शीट में, जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया वो मैंने डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है। तो क्या पता मैंने अपने एसेट्स में भी घोटाले करे हो, क्या पता मैंने अपने लायबिलिटीज़ में भी घोटाले करे हो, और ये प्रॉफिट तो जाएगा गलत। सो बैलेंस शीट भी जो है वो हमें ट्रू और फेयर पिक्चर नहीं दिखाएगी, कि भाई सच्ची पिक्चर नहीं दिखाएगी। ट्रू एंड फेयर व्यू बोले तो सच्ची पिक्चर नहीं दिखाएगी कि कंपनी की सच्ची औकात क्या है, सच्ची वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक वैल्यू क्या है। सो बैलेंस शीट ऑल्सो फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। बैलेंस शीट भी फेल हो जाएगी, किस चीज़ में फेल हो जाएगी, कि मेरे को फाइनेंशियल पोजीशन बताने में फेल हो जाएगी कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो बैलेंस शीट भी मेरे को ये चीज़ बताने में बेसिकली फेल हो जाएगी। तो दोनों चीज़ हो जाएंगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L भी ठीक से नहीं बता पाएगा मेरे को कि क्या कंपनी ने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया, ठीक है। दूसरा बैलेंस शीट भी मेरे को नहीं बता पाएगी कि कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, जो ठीक फाइनेंशियल पोजीशन है कितनी है, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग हुई है। विंडो ड्रेसिंग हुई है इसलिए ना मेरे को ठीक प्रॉफिट पता चलेंगे, ना ही मेरे को ठीक फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी जो मेरे को बैलेंस शीट देती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो P&L का इफेक्ट होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। दूसरा विंडो ड्रेसिंग वो एसेट्स में भी कर सकते हैं, वो लायबिलिटीज़ में भी कर सकते हैं, तो सारे के सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो इनसे क्या हो सकता है कि मेरे को ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिल सकता इस केस में। अगर विंडो ड्रेसिंग हुई है तो ट्रू एंड फेयर व्यू ना प्रॉफिट का मिलेगा,
ठीक है, ना ही मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मिलेगा, ना ही मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का मिलेगा ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है ना, कि मेरी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या सच्ची हो, कहाँ तक क्या एक्चुअल वैल्यू कंपनी की, वो सब गलत ही निकल के आएगी क्योंकि विंडो ड्रेसिंग हुई है। एक आता है अकाउंटिंग does not provide, sorry, accounting does not indicate the realizable value। इसमें वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है द बैलेंस शीट does not indicate, the balance sheet does not indicate the amount of cash. The balance sheet does not indicate the amount of cash which the firm may realize, which the firm may realize. The balance sheet does not indicate the amount of cash which the firm may realize by the sale of all the assets, by the sale of all the assets। तो क्या कह रहा है, द बैलेंस शीट डज नॉट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कैश विच द फर्म में रियलाइज बाय द सेल ऑफ ऑल दी एसेट्स। कह रहा है जो बैलेंस शीट में आपके एसेट्स हैं, कह रहा है बैलेंस शीट हमें वो इंडिकेट नहीं करती कि भैया एसेट्स को बेच के कितना मेरे को पैसा मिल जाएगा, बैलेंस शीट ये इंडिकेट नहीं करती। बैलेंस शीट ये इंडिकेट करती है कि मेरी एसेट्स की वैल्यू इतनी है, इसको मैं यूज़ करूंगी आगे। बैलेंस शीट ये नहीं बोलती कि भैया ये जो जितने भी एसेट्स हैं ना उसको मैं बेच दूंगी, ऐसा नहीं बोलती बैलेंस शीट। आगे जब हम करेंगे यू विल सी कि बैलेंस शीट ये कभी नहीं बोलती कि जो भी एसेट्स हैं इसको बेच के मैं इतना पैसा मिलेगा, नहीं। बैलेंस शीट ये बताती है कि मेरी कंपनी के इतने इतने एसेट्स हैं, ठीक है, इसको आगे यूज़ किया जाएगा, किसमें, बिजनेस में यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना, ये बताती है बैलेंस शीट। सो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज मैनी एसेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड। कह रहा है इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे एसेट्स को हम बेचने के लिए नहीं रखते। मैनी एसेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड बोले तो काफ़ी सारे एसेट्स को हमने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, बट दे आर मेंट टू बी यूज, दे आर मेंट फॉर यूज बेसिकली, ठीक है ना। मैनी एसेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड। मैंने एसेट्स बेचने के नहीं रखे मेरे दोस्त, मैंने यूज़ करने के लिए रखे हैं। तो बैलेंस शीट मेरे को क्या बताएगी कि भैया मेरी कंपनी के ये एसेट्स हैं, इसको आगे फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा इन द बिजनेस, ना कि मेरे को ये बताया जाता है कि कंपनी के ये एसेट्स हैं इसको बेचा जाएगा, ये नहीं बताते बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स हैं वो कभी इंडिकेट नहीं करते कि इसको बेच के मैं इतना पैसा मिल जाएगा, कभी भी नहीं इंडिकेट करते। याद रखना हमेशा, जितने भी आपको बैलेंस शीट में एसेट्स मिलेंगे वो कभी भी आपको ये इंडिकेट नहीं करेंगे कि आपको एसेट्स बेच के इतना पैसा मिलेगा। वो आपको हमेशा ये इंडिकेट करते हैं कि इसको हम बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं आगे, ठीक है ना, बट उसकी वैल्यू यही है, हमारे एसेट की वैल्यू यही है, इसको मैं बिजनेस में आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। 10 करोड़ की वैल्यू, 15 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ की वैल्यू के एसेट्स हैं, इसको मैं आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट मेरे को ये बताता है। सो ये इंडिकेट नहीं करता मेरे को रियलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। बोले तो कितने में बेचूंगा मैं, जो भी एसेट्स मेरे बैलेंस शीट आ रहे हैं, जो भी एसेट्स मेरे बैलेंस शीट में आ रहे हैं उसको मैं कितने में बेच दूंगा, ये इंडिकेट कभी नहीं करता वो तो ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में इसका यूज़ और होगा, ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस शीट में वो एसेट्स आते हैं विच आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड बट दे आर मेंट फॉर यूज़, ठीक है ना। बैलेंस शीट में वो एसेट्स आते हैं विच आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड, जो भैया बेचने के लिए नहीं है, वो एसेट आते हैं जो बेचने के लिए नहीं है बल्कि जो यूज़ करने के लिए वो एसेट आते हैं, ठीक है, याद रखना। बैलेंस शीट में केवल वही एसेट्स आएंगे जो यूज़ करने के लिए होते हैं, ठीक है, वो एसेट नहीं आएंगे जो बेचने के लिए होते हैं, ठीक है ना। बेचने के लिए एज इन मतलब जो बैलेंस शीट में मैं एसेट दिखा रहा हूँ उसको मैं बेचूंगा नहीं जल्दी से, उसको मैं यूज़ करूँगा अपने बिजनेस में, तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, कह रहा है यहाँ पे दिस इज बिकॉज, कॉन्टिन्यूशन में है, बिकॉज दिस इज बिकॉज मैनी एसेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड। काफ़ी सारे एसेट्स हम
बेचने के लिए नहीं लेते, क्योंकि वो एसेट ही फिर किस बात का, अगर मेरे को बेचना ही है तो। हाँ, अनलेस अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई ख़राब हो गया या कोई और मेजर प्रॉब्लम आ गई, तब तो मेरे को बेचना पड़ेगा, बट वो बैलेंस शीट में तो रहेगा ना पिछले साल की, करंट ईयर में बिकेगा, ठीक है ना। अगर मैं बेच रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर, वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में तो हुआ होगा ना वो, तो उसको मैं करंट ईयर में बेचूंगा। तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि काफ़ी सारे एसेट्स को मैं बेचने के लिए नहीं लेता, बट दिस इज बिकॉज मैनी एसेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड। काफ़ी सारे एसेट्स को मैं बेचे नहीं जाते हमारे जो बैलेंस शीट में होते हैं, बट दे आर मेंट फॉर यूज़, वो यूज़ के लिए खरीदे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी मेरे बैलेंस शीट्स में एसेट्स हैं उसको मैं यूज़ करने के लिए बिजनेस में खरीदता हूँ, ना कि मैं उसको रेगुलर बेसिस पे बेचने के लिए खरीदता हूँ। बस ये लास्ट ये क्रक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्रक्स क्या है कि जो भी मेरे बैलेंस शीट में एसेट्स आ रहे हैं उसको मैं यूज़ करने के लिए खरीदता हूँ। यूज़ किस में करना सर? बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदता हूँ, ना कि मैं उसको बार बार बेचने के लिए खरीदता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है कि अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट है हमें रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बताते, ठीक है ना, कि भाई आज बेचूंगा कितने पैसे मिले, बल्कि जो हमने खरीदा है ना एसेट उसको हमने यूज़ करने के लिए खरीदा फ्यूचर में, तो उसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, ठीक है ना। तो जो बैलेंस शीट में एसेट्स हैं वो हमें ये बताएंगे कि इसको यूज़ करने, बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ कैसे करना मतलब ये हमारे यूज़ के लिए रखे हुए हैं, ना कि हमने बैलेंस शीट में एसेट इसलिए दिखाएं कि हमें बेचना है, ठीक है ना। ऑल्दो अगर इक्का दुक्का कोई एसेट आते हैं जिसको मेरे को बेचना पड़ता है फ्यूचर में, तो वो बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो रेगुलर सोल्ड के लिए नहीं है वो, बल्कि वो रेगुलर यूज़ के लिए है, ठीक है ना। एसेट्स जो हैं बैलेंस शीट में आ रहे हैं वो रेगुलर यूज़ के लिए हैं, ना कि वो रेगुलर बेचने के लिए, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो क्रक्स क्या निकला इसका कि भैया जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स आ रहे हैं वो मेरे रेगुलर यूज़ के लिए हैं, ना कि मेरे वो रेगुलर सेल के लिए, ठीक है जी। ओके जी, लास्ट देखते हैं, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। वो कहता है जी हमारी जो अकाउंटिंग है ना वो फुली एग्जैक्ट नहीं है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। जो हमारी अकाउंटिंग है दोस्तों वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। कह रहा है ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। कह रहा है हम ऑल्दो बड़ी सारी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। एविडेंस जैसे कि सेल का एविडेंस हो गया, अभी इतने का माल बेचा, बिल हो गया, सेल और परचेज का एविडेंस हो गया, हमारे पास रिसीट हो गई कैश की। येट सम एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड फॉर एसरटेनिंग द प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है ऑल्दो काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स को हम एविडेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है, जैसे कि बोला गया डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है कि ऑल्दो काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसको मैं एविडेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड करता हूँ, बट कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर मेरे को एस्टिमेट लगाना पड़ता है। तो जहाँ एस्टिमेट आ गया समझ लो ना फुल्ली एग्जैक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है एकदम 100% एक्यूरेट। बट हम यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या करते हैं, कुछ एस्टिमेट भी लेते हैं। जब हम एस्टिमेट्स लेते हैं तो वो एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एस्टिमेशन आ गया। आप किसी की एस्टिमेशन कुछ है तो किसी की एस्टिमेशन कुछ है, तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। जहाँ एस्टिमेशन आ गई मतलब एग्जैक्ट नहीं है, वो अपनी जजमेंट के हिसाब से एस्टिमेशन कर रहा है। मेरी एस्टिमेशन कुछ और होगी, आपको वही चीज़ पता चलेगी तो आपकी एस्टिमेशन कुछ और होगी, किसी और को थर्ड पर्सन को कुछ पता चलेगा तो उसके लिए एस्टिमेशन कुछ और होगी। सो जहाँ पे एस्टिमेशन आ गया वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकल सकती। तो इसलिए बोल रहा है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। इसलिए उसने यहाँ पे बोला ऑल्दो मैनी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस येट सम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। ठीक है ना। कह रहा है वैसे तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को हम एविडेंसेस के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, सबूत होते हैं, रिसीट्स होते हैं, तो वो एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जिस पे मेरे को एस्टिमेट लगाना पड़ता है। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जिस पे मुझे एस्टिमेट लेना पड़ता है, एस्टिमेट लगाना पड़ता है। सो वो एस्टिमेट लगाना पड़ता है तो वो मेरे लिए एग्जैक्ट है ही नहीं। तो जब मेरे लिए एग्जैक्ट नहीं है तो वो क्या है, हमारे लिए एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। ठीक है जी। तो ऑल्दो most of the transactions are recorded on the
बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ठीक है जी, yet some transactions are recorded on the basis of estimates। ठीक है जी दोस्तों, तो एस्टिमेट आ गया मतलब एग्जैक्ट नहीं है, एस्टिमेट यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या, एस्टिमेशन है। भाई मेरा एस्टिमेशन कुछ कह सकता है इस बात को लेके, आपके लिए उसी बात को लेके एस्टिमेशन चेंज हो सकता है। थर्ड पर्सन का एस्टिमेशन कुछ और हो सकता है इस बात को लेके। सो जहाँ पे एस्टिमेशन आ गया समझ लेना वो चीज़ एग्जैक्ट नहीं है। तो ये भी एक अकाउंटिंग का क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, तो हमने 5 लिमिटेशन करी है अकाउंटिंग की। कौन कौन सी 5 लिमिटेशन करी है एक बारी फटाफट से, कौन बताएगा मुझे? अकाउंटिंग इग्नोर्स दी इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस के इफेक्ट को, एक तो हमने ये सीखा। एक हमने देखा अकाउंटिंग इग्नोर्स दी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, हमारे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को अकाउंटिंग इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि सर वो खाली मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या था, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मैंने बोला अगर विंडो ड्रेसिंग होगी 5 की जगह 100 दिखा दिया तो वो गलत चीज़ है, तो हमें वो कभी भी ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाएगा, ना ही हमारे प्रॉफिट का, ना ही हमारे बैलेंस शीट में रखे गए एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। फोर्थ में कह रहा है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट दी रियलाइजेबल वैल्यू, अकाउंटिंग हमें रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बताती, बल्कि हमें क्या बताती है, हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमने कितने का एसेट अपना रिकॉर्ड किया। नहीं बोलो, हाँ जान के मैंने गलत बोला था। तो क्या कह रहा है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। इसमें क्या बोला है, इसमें वो ये बोलता है कि बैलेंस शीट डज नॉट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कैश विद द फर्म में रियलाइज बाय द सेल ऑफ ऑल द एसेट्स। ठीक है ना, बैलेंस शीट मेरे को ये नहीं बताती कि भैया ये एसेट बेच के इतना पैसा मिलेगा, बल्कि ये बताती है कि इस एसेट को यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में। ठीक है ना, तो ये मैंने लिखा हुआ, दिस इज बिकॉज मैनी एसेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड बट दे आर मेंट फॉर यूज़। ठीक है ना, काफ़ी सारे एसेट्स को हम, जो बैलेंस शीट में जो हमारे एसेट्स सारे होते हैं वो बेसिकली यूज़ के लिए होते हैं, ना कि वो रेगुलर बेसिस पे सेल करने के लिए होते हैं। ये सिखाया था कि जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स आ रहे हैं वो यूज़ के लिए होते हैं, फ्यूचर में बिजनेस के यूज़ के लिए होते हैं, ना कि वो रेगुलर बेसिस पे सेल करने के लिए होते हैं। ठीक है जी, और लास्ट में हमने देखा काउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेशन भी होता है कुछ ट्रांजैक्शंस का, कुछ ट्रांजैक्शंस का यहाँ पे एस्टिमेशन भी होता है, इसलिए अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। ऑल्दो कुछ ट्रांजैक्शन जो है हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, कुछ ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, बट कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ फ्यू ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसपे मेरे को एस्टिमेट लेना पड़ता है। तो जहाँ एस्टिमेट आ गया समझ लेना वो चीज़ एग्जैक्ट है ही नहीं, तो एग्जैक्ट नहीं है, तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और एक देखते हैं छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? 4 पॉइंट गिनती के फटाफट से करते हैं। एक तो रिलायबिलिटी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है रिलायबल होनी चाहिए, मतलब उस पर मैं विश्वास कर सकूं ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब उस पर मैं विश्वास कर सकूं ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड है दोस्तों रेलेवेंस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूज़र। ठीक है ना, अगर मेरे लिए कोई चीज़ रेलेवेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है तो ही वो मेरे काम की है। अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है तो मैं उसको सुन के क्या करूँगा, वो मेरे काम की नहीं है। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक तो रिलायबल होनी चाहिए, दूसरी वो रेलेवेंट होनी चाहिए यूज़र के लिए, उसके काम की होनी चाहिए। थर्ड में कह रहा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी बोले तो समझने योग्य होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है वो समझने योग्य होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, जिसको पढ़ के, जिसको देख के मैं अच्छे से समझ पाऊँ। ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी बोले तो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी समझने योग्य होनी चाहिए, जिसको मैं देख के समझ पाऊँ, अच्छा ये बात है। ठीक है, तो जिसको देख के अगर मैं समझ पाऊँ तो उसका मतलब क्या है, वो समझने योग्य है, वो अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन है। तो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब आप उसको देख के समझ पाओ, वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको समझने योग्य होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सर, समझने योग्य होनी चाहिए।
कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी मेरे दोस्त, कंपैरेबिलिटी में क्या कह रहा है, कंपैरेबिलिटी मतलब क्या, यूज़र जो है वो कंपेयर कर सके इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, पिछले साल एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट के साथ उसको इजीली वो कंपेयर कर सके। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड इधर विद दैट ऑफ द अदर पीरियड्स नोन एज इंटरफर्म कंपैरिजन और विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द अदर एंटरप्राइज नोन एज इंटरफर्म कंपैरिजन, ठीक है। तो कह रहा है जो भी कंपेयर कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन को, यूजर जो है, यूजर इज एबल टू कंपेयर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज विद दी प्रीवियस ईयर के साथ, किसी दूसरे साल के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को आप दूसरे एंटरप्राइज के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो मेरे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैं कंपेयर करूँगा विद, जैसे अगर करंट ईयर की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज करंट ईयर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेयर विद दी अदर पीरियड्स, दूसरे सालों के साथ, तो इसको क्या बोला जाएगा, व्हेन, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, व्हेन करंट ईयर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेयर विद दी अदर पीरियड्स, अदर पीरियड के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्राफर्म कंपैरिजन, इसको क्या बोलेंगे, इंट्राफर्म कंपैरिजन, ठीक है जी। जब जैसे इस साल की इन्फॉर्मेशन को मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे सालों के साथ, इस साल की करंट साल की इन्फॉर्मेशन को, इस साल की इन्फॉर्मेशन को मैं दूसरे सालों के साथ कंपेयर करूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे, विद इन द सेम एंटरप्राइज, विद इन दी सेम एंटरप्राइज, तो इसको बोलेंगे इंट्राफर्म कंपैरिजन। मतलब एंटरप्राइज एक ही है, उसकी इस साल की इन्फॉर्मेशन को मैं लेट्स से पिछले साल की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, XYZ लिमिटेड है, उसकी करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन को मैं प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इंट्राफर्म कंपैरिजन, इंट्राफर्म कंपैरिजन। बट अगर मैं XYZ लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन को ABC लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इंटरफर्म कंपैरिजन, क्या बोलूँगा मैं, इंटरफर्म कंपैरिजन। जब मैं XYZ की इन्फॉर्मेशन को ABC की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इंटरफर्म कंपैरिजन। व्हेन accounting information of one enterprise when accounting information of one enterprise is compared with the other, when accounting information of one enterprise is compared with the accounting information of other enterprise, with the accounting information of other enterprise, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरफर्म कंपैरिजन, ठीक है। जब विद इन द एंटरप्राइज एक साल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे साल की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जाएगा, उसको बोलेंगे इंट्राफर्म कंपैरिजन, उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्राफर्म कंपैरिजन। बट जब एक एंटरप्राइज की इन्फॉर्मेशन को दूसरी एंटरप्राइज की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, ये एक एंटरप्राइज है XYZ एंटरप्राइज की इन्फॉर्मेशन को ABC की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग दोस्त इंटरफर्म कंपैरिजन, ठीक है। XYZ लिमिटेड और ये ABC लिमिटेड, इन दोनों की जब इन्फॉर्मेशन को कंपेयर किया जाएगा, इन दोनों की जब इन्फॉर्मेशन को कंपेयर किया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरफर्म कंपैरिजन, ठीक है। XYZ लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन को ABC लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करूंगा, तो इसको बोलूँगा इंटरफर्म कंपैरिजन। बट अगर XYZ लिमिटेड है, ठीक है, 2016-2017
इनकी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करूँगा क्योंकि विद इन द एंटरप्राइज है, ये विद इन द एंटरप्राइज है। XYZ लिमिटेड 1 साल की इन्फॉर्मेशन को 2017 की इन्फॉर्मेशन को मैं 2016 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। एक पीरियड की इन्फॉर्मेशन को मैं दूसरे पीरियड की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। XYZ लिमिटेड विद इन द एंटरप्राइज, XYZ लिमिटेड की ही 2017 की इन्फॉर्मेशन को मैं 2016 की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या मुझे फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो इसको क्या बोलूँगा मैं दोस्त, इसको बोलूँगा मैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है जी, इसको क्या बोल के चलेंगे हम लोग, इसको बोल के चलेंगे जी इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब विद इन द एंटरप्राइज एक पीरियड की इन्फॉर्मेशन को दूसरे पीरियड की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करती है अपने आप को, एक एंटरप्राइज की इन्फॉर्मेशन को दूसरे एंटरप्राइज की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर फर्म कंपैरिजन। दोनों एंटरप्राइज अलग अलग है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन, इसकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, दोनों एंटरप्राइज अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर रही है एक दूसरे के साथ। इसको क्या बोलूँगा मैं, इंटर फर्म कंपैरिजन। क्या बोलूँगा, इंटर फर्म कंपैरिजन। और जब फर्म अपनी इन्फॉर्मेशन को अपनी दूसरे साल की इन्फॉर्मेशन के साथ, एक ही फर्म है वो अपनी 1 साल की इन्फॉर्मेशन को अपनी दूसरे साल की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर रही है, इसको बोलेंगे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है, ठीक है सर। तो दोस्तों मोटा मोटा हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। जो एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकल अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर जो भी मेरे को आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर कराना है उसके साथ ही मैं आपको ये करा दूंगा। मोटा मोटा हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया ये। सो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करना, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा जितना भी हमने किया है, और जितना भी हमने लास्ट अभी भी जितनी प्रीवियस क्लासेज में किया आप उसको रिवाइज़ करिएगा, और आज की क्लास को ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। प्लस एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी मैं क्लास वर्क में कराता हूँ उसको उसी दिन ज़रूर रिवाइज़ कर लिया करो। उसको अगर आप डिले कर दोगे ना एक दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, तो बाद में आपको लगेगा कि यार ये क्या कर लिया मैंने, क्या पढ़ रहा हूँ मैं अब, तो आपको ऐसा फील होगा। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस दिन मैं आपको पढ़ाता हूँ आप उस दिन 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा आपको। हाफ एन आवर भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट फिर भी मैं मैक्सिमम हाफ एन आवर लेके चल रहा हूँ। आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, आपको सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा क्लास वर्क जिसमें जितना भी हमने क्लास में किया। सो जो भी मैं कर रहा हूँ उसको साथ के साथ रिवाइज करो, होमवर्क करो, बाकी तो हंसते रहो, मज़े करते रहो, एंजॉय करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।